हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। वेरी वॉर्म वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बेटा जैसे तुम लोगों को पता ही है कि सेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये नोटिफिकेशन आने के दौरान मे बी मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म अभी भर भी दिया होगा। ये टेस्ट जो है आप लोगों की एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि इस थंबनेल में लिखा हुआ है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आज हम देखेंगे कि जो सेट का क्राइटेरिया है 40% वाला, वो क्यों जेन्यून है, क्योंकि सेट का लेवल बहुत अच्छा रहता है। सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमली फैक्ट बेस्ड होते हैं। इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कम होता है और फैक्ट का थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप लोगों को फैक्ट ज्यादा रहेगा, उससे आप क्या करोगे, रिलेट ज्यादा कर पाओगे। नहीं तो पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होता है, 100 लगभग क्वेश्चंस होते हैं, करने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाते हैं कि अगर आप लोगों को फैक्ट याद नहीं है। और फैक्ट के साथ साथ आपको थोड़ा न्यूमेरिकल की चीजें पता होनी चाहिए, कैसे हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इस क्लासेस में यही देखेंगे कैसे हम कितनी फास्ट चीजों को कर सकते हैं। मैं हर एक ऑप्शन को आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम सिंपल ये नहीं है कि आपको आए और ऑप्शन टिक करवा दिया, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा नेचर नहीं है। और वैसे भी आज हम आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा कि बच्चे कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे कैसे एग्जामिनर चीजें पूछ सकता है तुम लोगों से, और कैसे तुम लोगों ने चीजों को रिलेट करना है पेपर में भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेहतरीन। तो आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है 2024 में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन, सबसे पहली बात है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये तुमसे जानना क्या चाहता है। तो सबसे पहले री एनालिसिस का ही हमारे सिलेबस में टॉपिक होता है और सबसे पहला क्वेश्चन वहीं से आया, री एनालिसिस से ही। अब काउंटेबिलिटी पे, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एज वी नो दैट, जिन बच्चों ने रिजल्ट पढ़े होंगे काउंटेबिलिटी के, उनको पता होगा यूनियन यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट की जब यूनियन की जाती है तो वे काउंटेबल सेट बन जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन मिक्सअप से हो गए हैं। काउंटेबल यूनियन की जाए तो वो काउंटेबल बन जाता है, ठीक है, बट ये ऑप्शन थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया। यहां पे था काउंटेबल सेट की इंटरसेक्शन की जाए, काउंटेबल सेट की इंटरसेक्शन की जाए, यहां पे आना था काउंटेबल की इंटरसेक्शन की जाए, वो भी काउंटेबल होती है, ठीक है। और उसके बाद है कि जब हमारे पास ट्रांसजेंडल की यूनियन करते हैं तो आपको पता होगा कि जो ट्रांसजेंडल नंबर होते हैं वो हमारे पास इरेशनल्स होते हैं, और इरेशनल नंबर कभी काउंटेबल नहीं होता। तो यहां पे भी काउंटेबिलिटी के बारे में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया, ऊपर नीचे ऑप्शंस हो गए। कहता कॉम्प्लीमेंट ऑफ इरेशनल नंबर इज काउंटेबल। बिल्कुल, क्योंकि इरेशनल नंबर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या है, काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल। इसका आंसर सी ऑप्शन आना था, यहां पे ऑप्शन की वजह से मिसमैच हो गया। जैसे कि हम देख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कैंटर सेट, अगर तुम लोगों को कैंटर सेट के बारे में पता होगा तो कैंटर सेट को अनकाउंटेबल सेट कहा जाता है। कौन सेट कहा जाता है, अनकाउंटेबल सेट कहा जाता है। कैंटर सेट काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है। पहला ऑप्शन इसका गलत है। अगर आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे पास कोई भी, जैसे यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे एन नेचुरल नंबर दिया, नेचुरल नंबर डिफाइन करता है कि एन के बारे में पूछ रहा है, काउंटेबिलिटी है बिल्कुल। इंटरवल के बारे में पूछ रहा है, अनकाउंटेबल बिल्कुल। इंटीजर्स काउंटेबल, इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, रैशनल्स हो गए, ये सारे काउंटेबल नेचर के होते हैं। इंटरवल जो होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास अनकाउंटेबल नेचर के होते हैं। तो कैंटर सेट इज अकाउंटेबल, ये गलत है। कैंटर सेट अनकाउंटेबल होता है और इसका आउटर मेजर 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो हमसे पूछता है कि द कैंटर सेट, द कैंटर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ आर इज इक्विवेलेंट टू कंप्लीटनेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आर। अगर तुम्हें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता है तो कंप्लीटनेस ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास, अगर आप लोगों को इस बात का पता है तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम री एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आर हमारे पास कंप्लीट हो, और आर हमारे पास कंप्लीट ही होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसी फील्ड दे दी जाए जो कंप्लीट नहीं हो, अगर हमारे पास कोई ऐसी फील्ड दे दी जाए वो कंप्लीट ना हो, उस केस में हम कहते हैं कि हाँ भाई, एवरी एवरी कन्वर्जन तो कोशी हो जाएगी, बट एवरी कोशी कन्वर्जन नहीं होती जब कंप्लीटनेस की बात ना की जाए। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, कि कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है, कौशी कन्वर्ज कर रही है, तो याद रख लेना वो पॉइंट उसमें होना चाहिए कंप्लीटनेस के लिए जहां पे वो कन्वर्ज कर रही है।
ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस की कंडीशन होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसने नोट करेक्ट पूछा था, ये गलत होगा। बोल्जानो बेस्ट्रास थ्योरी प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट टू कंप्लीटनेस, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक हो गया। देयर इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर विच इज कंटिन्यूज ऑन क्यू एंड डिसकंटिन्यूज एट एवरी पॉइंट ऑफ, ये ऐसा कोई फंक्शन हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कंटिन्यूज हो क्यू पे और डिसकंटिन्यूज हो क्यू डैश पे, मतलब इरेशनल्स पे। क्यों? क्योंकि कई बच्चों के माइंड में डिजिटल फंक्शन होता है, नहीं, डिजिटल फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कंटिन्यूस हो सकते हैं, बट एवरी पूरे इरेशनल पे रैशनल पे कंटिन्यूस होना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है। और मोनोटोन कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट टू कंप्लीटनेस, हाँ ये बात भी ठीक है। तो अगर आप लोगों को कंप्लीटनेस का पता होता तो आप बड़े आराम से चीजों को कर लेते। अब यहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लेट ए एंड बी हमारे पास बाउंडेड सेट्स है। अगर ए बाउंडेड सेट्स है मतलब हमारे पास कोई ना कोई अपर बाउंड होगा इसका ना। अगर मेरे पास कोई बड़ा सेट है बच्चे, तो ये किसी ना किसी से छोटा होगा, बाउंडेड है ना, ऐसा होगा। मतलब मैं कोई इसका कुछ एच पी क्यू कुछ नाम मान लेता हूं ना इसका से, तो यहाँ पे कुछ भी तुम मान लो, के मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, और बी बाउंडेड है तो बी भी मान लो आप, कुछ ना कुछ, दोनों बाउंडेड सेट्स हैं तो ये किसी ना किसी की छोटा होगा किसी ना किसी के। अब अल्फा क्या बात कर रहा है? अल्फा जो बात कर रहा है भाई, अल्फा सुप्रीमम की बात कर रहा है, तो सुप्रीम क्या होगा? पी होगा इस केस में। और बीटा की जब बात की जा रही है तो बीटा क्या क्यों होगा इस केस में? यही तो बात होती है ना, सुप्रीम लेस है ना, ठीक है। तो दोनों सुप्रीम की बात करते हैं। तो गामा क्या था? गामा होता है सी प्लस ए बी। गामा क्या होता है? गामा होता है सी जो दिया गया है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बच्चे बी दिया गया है, और बी इन दोनों का गामा पार्ट दिया गया है, मतलब सुप्रीमम की ही बात कर रहा है। ए प्लस बी, अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा तो मैं चीजों को समझ आ जाएगा। जिन जिन बच्चों को पता है ना बड़े आराम से कर लोगे कि यहां पे पता है कि ए क्या काम कर रहा है, ए सुप्रीमम का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ए है सुप्रीमम ऑफ ए और बी सुप्रीमम ऑफ बी की बात कर रहा है। और मुझे वहां से इक्वालिटी से लग रहा पता कि ये किसके इक्वल था, ये किसी गामा के इक्वल है। अब इसके सुप्रीमम का सुप्रीमम की बात कर रहा है वो, मतलब जो भी इसका सुप्रीमम आएगा ना इस पे सुप्रीम लगा रहा है वो, इसे हम गामा कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें इक्वालिटी होल्ड करती है, अगर तुम लोगों को पता होगा इक्वालिटी के बारे में तो सुप्रीमम की जो इक्वालिटी आती है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी जो बच्चे होता है वो लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी का फॉर्मूला के साथ बिलीव करता है। ये इक्वालिटी हमारे पास होल्ड कर जाती है बच्चे। ये ऑप्शन तो सीधा ही गलत हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करूं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूं, तो मुझे बहुत चीजें क्लियरली दिख रही हैं कि क्या यहां पे लिखा हुआ, क्या आंसर बनेगा। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पे एक ऑप्शन लेस देन के लिए जा रहा है और इक्वालिटी का ऑप्शन भी जा रहा है, यस और नो। अगर तुम्हें चीज दिख रही है ना, इट मींस आपका जो अब आप लोगों को ये कंसेप्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो चुकी है। इसका ये आंसर बने क्यों भाई, इसका ये आंसर बने क्यों भाई, ये आंसर हो सकता है, ऐसा क्यों सर, यही क्यों पॉसिबल है, दूसरा क्यों पॉसिबल नहीं, ऐसा क्यों, मतलब यही क्यों पॉसिबल है। तो यहां पे कंडीशन आती है सुप्रीमम वाली, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना अल्फा प्लस बीटा को, तो क्या बनेगा? ये पी प्लस क्यू ही बनेगा। मुझे पता है पहले से पी प्लस क्यू ऑलरेडी एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहे हैं, तो अगर मैं इसका सुप्रीमम ले लूंगा मुझे क्या मिलेगा? यही मिलेगा, पी प्लस क्यू ही पॉइंट, ठीक है। तो ये सुप्रीमम के खेल ने बिगाड़ा है सब कुछ, नहीं तो अदरवाइज ये क्वेश्चन और भी आंसर रख सकता था। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना, इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं कि मैक्सिमम तो छोड़ के आ जाते हैं, छोड़ने नहीं होते ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है। पहले आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। आपने एन देखा, आपने यहां से क्या किया कि इसको कॉमन ले लिया, आपने कुछ भी एन क्यूब कॉमन लिया हो, कुछ भी बच्चे कॉमन लिया हो, आपने यहां से कॉमन ले लिया, आपने एन रेस्ट पर 6 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास एन क्यूब बाहर आएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस के रेस्ट पर एन रेस्ट पर 6 आ गया। मुझे पता है कि ये आपस में क्या हो रहे, कट रहे हैं, तो यहां पे n बचेगा, ठीक है जी। अब 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस एन के अपॉन एन, इसकी पावर 6 आ गया, यस और नो बच्चा। अगर ये क्लियर हो गया, मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग है सर, क्योंकि ये जो 1 है ना यहाँ पे समीशन भी लगा हुआ है। अभी मैंने n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट नहीं की बच्चे, मैंने अभी n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं पुट की, मैं समीशन की बात कर रहा हूं। समीशन में क्या होगा? 1 1 1 1 1 1, कितनी बार 1 सर? n बार 1 आएगा ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिर्फ
के जो 1 है, जो 1 वाला पार्ट हो, अगर बार बार रिपीट करता जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास सर, ये वैल्यू बनेगी, और ये वैल्यू क्या बनेगी, n के प्लस 1 रेस्ट पर k रेस्ट पर n प्लस 6। n से n यहां पे कट जाएगा, when n goes to infinity ये क्या बन जाएगा, ये 1 को अप्रोच करेगा। कितनी बार वो आएगा ना, 1 कितनी बार, एक बार किया फिर दूसरी बार के, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो सेम ही है ना, बार बार रिपीट करता जाएगा, वो n टाइम रिपीट हो जाती चीजें। जैसे हम इसकी बात करते हैं कि यह हमारे पास x रेस्ट पर n दिया गया है, अब यहां पे हमारे पास लिमिट सुपीरियर का और लिमिट इंफीरियर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। लिमिट इंफीरियर कहता है कि सबसे पहले आप इंफीरियर के सेट कलेक्ट कर लीजिए और लास्ट में उसका सुप्रीम ले लीजिए। इंफीरियर क्या कहता है, सबसे पहले आप a1 निकालिए, फिर a2 निकालिए, फिर a3 निकालिए, फिर a4 निकालिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि ये बाय द वे दिस इज ये जो लेक्चर है ये आपको सिर्फ PYQ डिस्कशन करने के लिए है। मैं बच्चों को ना पता हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिमिट सुपीरियर क्या होता है, अभी तुम्हें नहीं लगेगा पता, बट विद द टाइम जैसे हम क्लासेस रेगुलर करेंगे तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जैसे कि मैं x1 की बात करता हूँ, x2 की बात करता हूँ, तो ये है क्या, जब हम कैपिटल A1 की बात करते हैं उसमें सारे एलिमेंट आते हैं, x1 भी आएगा, x2 भी आएगा, सो ऑन xn भी आएगा। जब मैं A2 की बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x2 मिलेगा, x3 मिलेगा, सो ऑन xn मिलेगा। अब इन सभी सेट्स का बेटे मैंने यूनिफॉर्म लेना होता है, इसका भी यूनिफॉर्म लेना होता है, इसका भी यूनिफॉर्म लेना होता है, और नेक्स्ट वाले का, ऐसे मेरे पास n एलिमेंट बच्चे बनते हैं। अब जब वो कलेक्शन बन जाती है, यूनिफॉर्म की कलेक्शन बन जाती है, पहले में यूनिफॉर्म आया, दूसरे में यूनिफॉर्म आया, तीसरे में यूनिफॉर्म आया, जब वो कलेक्शन इकट्ठी हो जाती है उसमें जो कलेक्शन बन गई ना A1 कैपिटल A1 A2 A3 A4 A5 AN की, उसमें का सुप्रीमियम जो होता है ना उसे कहते हैं लिमिट इंफीरियर। और जब हम लिमिट सुपीरियर की बात करते हैं तो वहां भी जहां पे इन्फीरियम लिखा है वहां पे हम सुप्रीमियम लिखेंगे, और जहां पे हम सुप्रीमियम लिखा तो वहां पे इन्फीरियम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में x1 पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2। जब मैं x2 की बात करूँ तो मेरे पास आएगा 2 + 2 4 6 आएगा। x3 की बात करूंगा तो मेरे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 8 और 8 ही आएगा, है ना, 8 आएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जब मैं x4 की बात करूँ 18 आएगा। तो अगर नोटिस करोगे नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वे में जा रहा है, ये जो नंबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वे में जा रहा है। 2 आया, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर हमारे पास 5 पुट करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, है ना, x5 32 आएगा। तो A1 क्या होता है, A1 का मतलब होता है यहाँ पे सारे एलिमेंट आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 18 आएगा, 32 आएगा, और सो ऑन आगे जाके 64 और 66 आएगा, सो ऑन लाइक दिस, है ना। इस तरह से एलिमेंट बनते हैं। अब यहाँ पे A1 आएगा, A2 क्या होगा, A2 से 6 से स्टार्ट होगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 18 आएगा, 32 आएगा, सो ऑन। फिर A3 में क्या आएगा, 6 बाहर हो जाएगा, 8 आएगा, 18 आएगा, 32 आएगा। अब इन सब का मैंने लेना लिमिट इन्फीरियर की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसका इन्फीरियर लेना चाहता हूं मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इन्फीरियम आएगा, इन्फीरियम क्या बनेगा मेरे पास, कैपिटल A1 में जो इन्फीरियम मेरे पास मिला वो 2 आया, नेक्स्ट में 6 आया, नेक्स्ट में 8 आया, नेक्स्ट में 18 आया, सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे। सो प्रीमियम निकालना है लास्ट में सर, इसका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और सिमिलरली उसका भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरे का निकालेंगे, क्योंकि वहां पे तो हमें लेना ही सुप्रीमियम है, तो इसका सुप्रीमियम लिया जाए क्या बनेगा, इन्फिनिटी, इसका क्या बनेगा, इन्फिनिटी, इसका क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और सबसे लास्ट में इन्फिनिटी की सारी कलेक्शन इकट्ठी हो जाएगी, उसका इन्फिनिटी भी लोगे तब भी इन्फिनिटी मिलेगा। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। तो इस तरह से हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। हैवी हो जाते हैं क्वेश्चंस बट हमें करने पड़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सीक्वेंस दी गई है कि यदि Sn और Tn हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर की, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो अगर तुम्हें यहां पे नोटिस करो कि इफ कहता है कि अगर Sn कन्वर्ज कर रहा है, अगर Sn कन्वर्ज कर रहा है S पे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये लिमिट जो है वो इनसाइड जाके बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ये कन्वर्जेंट की कंडीशंस होती हैं। अब यहां पे ये बिल्कुल ठीक है, ये रेशियो टेस्ट की बात कर रहा है, रेशियो एंड रूट टेस्ट की बात हो रही है कि अगर रेशियो L को चला जाएगा तो रूट भी L को चला जाएगा। अगर रेशियो के अकॉर्डिंग कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो रूट के अकॉर्डिंग भी कन्वर्जेंट होगी। ऐसा तो नहीं है कि एक टेस्ट कन्वर्जेंट बता रहा है, एक डाइवर्जेंट बता रहा है, फिर तो एक दूसरे का टेस्ट ही कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक टेस्ट कुछ और बता रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों टेस्ट सेम इंफॉर्मेशन ही देंगे। अगर आपको बोला कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो वो कन्वर्ज ही कर रही है, वो रूट के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ज करेगी, वो रेशियो के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ज करेगी बच्चे। अब ये क्वेश्चन क्यों गलत होता है, तो मैं ये वाला ऑप्शन क्यों गलत होता है कि यहां पे ना एक इक्वालिटी साइन मिसिंग हो जाए। इक्वालिटी ही क्यों आए, लेस देन और इक्वालिटी वर्ड होता है,
यहाँ पे अगर लेस देन और इक्वालिटी लिखा होता ना ये ऑप्शन ठीक हो जाता, बट इस यहाँ पे लेस देन इक्वालिटी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है ना ग्रेटर देन इक्वालिटी, ये ठीक होगा, ये गलत हो गया। अगर किसी बच्चे को शक है, कोई शंका है, तो उन बच्चों के लिए आप बच्चे ये ले लेना, एग्जाम्पल ले लेना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम्पल ले लोगे ना तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे सुप्रीम निकाल के देखना, यहाँ पे एक साइड 0 मिलेगा, एक साइड आपको 1 मिल जाएगा, 1 + 1। एक साइड निकालोगे ना, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 + 1 आएगा इन केसेस में। ठीक है, मैं और आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको फिर से एक चीज मतलब अच्छे से समझा दूं कि बच्चे कि जब हम बात करते हैं ना इन चीज़ों की, तो यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो ध्यान क्या होता है कि जब हम आर्बिट्ररी बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं ना, तो याद रखना कि आपने बाउंडेड ही लेनी है, आप कन्वर्जेंट ना ले लो। ये ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मुझे अब तुम ऑब्वियसली हायर लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट के लिए एलिजिबल होना चाह रहे हो, तो मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ कि वर्ड्स ना मैथ्स में बहुत प्ले करते हैं। अगर आपको बोली जाए बाउंडेड सीक्वेंस, तो फोकस ऑन द ओनली बाउंडेड सीक्वेंस, तो डोंट ट्राई टू द कन्वर्जेंट। आई वी नो दैट कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, बट हमें सिर्फ बाउंडेड पे ध्यान देना है ना। हम क्यों कन्वर्जेंट के बारे में सोचे, सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट ना हो। हमेशा मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, बट आपको मुझे पता होनी चाहिए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि आप कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना सम की बात की, तो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दो, बेस्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकाल दो, तो मैं आपको सीधे आंसर दिख जाएगा। ये तो जीपी दिखती है, ये पता ही है, मैं आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सिखा रहा हूँ। रेडियस कन्वर्जन निकालो तो मैं आंसर तुम्हें दिख जाएगा। ये पता है ये क्या है, वही ए आर स्पन, ये जीपी लिखी हुई है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इनफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर, ए बट इज ए इज 2/3, ए इज 2/3, आर भी 2/3 होगा, 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, इस तरह चलता है ना, इससे डिवाइड किया तो 2/3 ही बनेगा। 1 - 2/3 क्या बनेगा ये सर, 2/3, 1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर 2 आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। 2 ये कह रहा 1 होगा, गलत हो गया, ये दिया गया है। आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो ना बच्चा, क्या आएगा ये ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, क्या होता है ये होगा सर एन एन अपॉन नीचे 2^n+2, 2^n+1 अपॉन n-1। इससे अगर थोड़ा काटा पिटा को तो 1/1 - 1/n बन जाएगा, यहाँ बनेगा 1/2 ओनली। सर जी ये इन्फिनिटी पुट करने में 0 हो जाएगा, 1/r, r हो गया 2, तो r हो जाएगा 2। सर r2 आ रहा है या 1 दिया है, गलत हो गया। सर इस पे निकालें, मैं निकालो बच्चे, इस पे निकाला तो an+1 अपॉन an हमने करा, तो ये क्या बना n+1 अपॉन 2^n+1 इंटू 2^n अपॉन n। सर इससे कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + 1/n, व्हेन n गोस टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा 1, आंसर क्या बनेगा 1/r, r बन गया 2, r क्या बन गया 2 बन गया, तो ये 2 ही है, तो आंसर ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होते, बट हमें कभी लगता है कि ये लेंदी हो सकते हैं, बट लेंदी होते नहीं हैं, चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्यों अच्छा क्वेश्चन माना गया है, अगर आप लोग इसको सोच सकते हो तो इट मीन्स आप लोगों को चीज़ों को क्लैरिटी हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पे बोला गया एस एन इज इक्वल टू n+1 अपॉन n, ये हमें दिया गया है। अब पूछा एक्सन के बारे में है, या तो यहां पे एक्सन होगा, ठीक है। मैं भी आपके साथ पहली बार ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैंने नहीं ऐसे ही पहले सॉल्व किए, नहीं मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, तभी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है कि यहां पे भाई एक्सन होना चाहिए था। ठीक है, तो एक्सन क्या बनेगा, एक्सन इज इक्वल टू n+1 ही बनना चाहिए, तभी मेरे पास मेरे अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए थी चीज। ठीक है, चलो मैं इसको देख लूंगा कि क्या कहना चाहता है हमसे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि क्या मुझसे गलत टाइप हो गया, यहाँ पे एक्शन होगा कि क्या होगा, देखना पड़ेगा मुझे बच्चे, क्योंकि ये ऐसे बनेगी नहीं बात। ठीक है, आप रुकिए, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए ऐसे। अब ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ये क्वेश्चन देखने में बहुत भारी भरकम और ऐसा लगता है कि पेपर में सॉल्व वाला होने वाला है नहीं। मैं तुम्हें कहता हूँ सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। सर कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। मैं आपको सिंपल चीज बताऊंगा कि अगर आपको 1/x में दिक्कत होती है तो आप 1/x पे ध्यान ही मत दीजिए, आप उसको t मान लीजिए, आप t मान लीजिए, आपको थोड़ा आसानी मिल जाएगी t मानने से। क्योंकि अब आप इसको t मानोगे तो आपके जो रियलिटी में इक्वेशन जो बनेगी ना बच्चे, कुछ इस तरह की आएगी। x बनेगा, यहाँ पे t लिखा है
तो यहाँ पे 1/t आएगा तो 1/t हो जाएगा वो, और यहाँ पे क्या बनेगा t प्लस 1/t आ जाएगा। अब आपके पास जो f है वो अच्छा दिखना शुरू होगा, गंदा सा नहीं दिख रहा है। अब क्या बना आपके पास, x t स्क्र माइनस के 1 और x t स्क्र प्लस के 1, आपके पास ये f ऑफ x बन के आ गया। आपको खुद को पता है t क्या है। अब ये डेरिवेटिव की बात करता है कि मतलब प्लस में और माइनस में डेरिवेटिव कैसा आएगा, प्लस में और माइनस में डेरिवेटिव कैसा आएगा वो उसकी बात कर रहा है। तो अगर मैं इसको नोटिस करूं तो मेरे पास भाई डेफिनेशन क्या होती है डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, एक्स माइनस के जीरो। तो मैंने यही इक्वेशन लगाई, एक्स टी स्क्र माइनस के 1 अपॉन टी स्क्र प्लस के 1। यस और नो? आई होप यस। आपके माइंड में चीज चली होगी, सर नीचे एक्स भी तो है तो है एक्स से एक्स तभी तो काटा। अब आपको बचा ये इक्वेशन बन के रहेगी बस। अब हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बन के रहेगी, दैट्स इट। अब इसको आपने लेफ्ट भी लगाना है, इस पे आप राइट भी लगाओगे। अगर आप मैं आपको बता देता हूं, जब आप इस पे राइट लगाओगे ना आपको मिलेगा 1, और जब आप इस पे लेफ्ट लगाओगे ना आपको मिलेगा -1। चेक कर लेना अपनी नोटबुक में, इसका आंसर -1 आएगा। इसकी ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, ट्राई करना, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन है। 0 प्लस पुट करो, 0 माइनस पुट करोगे, आपको मैंने बता दिया एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, एक नेगेटिव मिलेगी। ये फंक्शन लिमिट जो है इसकी जो डेरिवेटिव लिमिट है वो अलग लगाती है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अब यहां से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि रियल एनालिसिस से अगर तुम नोटिस करोगे अभी तक सारे क्वेश्चन जो हमने किए वो रियल एनालिसिस से आए हैं। वो रियल एनालिसिस जो विंडो है बहुत बड़ी होती है, ऐसा नहीं होता कि आपने सब कुछ ही पढ़ना है, बट रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहां से भर भर के बाल्टी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां पे एफ ऑफ एक्स की बात की जाए, सब बच्चों को पता कि साइन 1 जो एक्स है वो फंक्शन कंटिन्यूज ही नहीं है भाई, जीरो पे। साइन एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूज ही है जीरो पे, तो हम यूसी की कहां से बात कर लेंगे। यूसी कभी कैसे बन जाएगा अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो। पहले किसी को यूसी बनना है तो भाई उसको पहले कंटिन्यूस बनना पड़ता है, एटलीस्ट वो कंटिन्यूस होगा तब मैं यूसी के बारे में डिस्कस कर सकता हूं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस कर सकता हूं। और ये जी एक्स की जो बात कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ ऑन आर, क्या ये यूनिफॉर्म होगा? ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म होता कहां पे, अगर मेरे पास कोई क्लोज इंटरवल आ जाता। ये ऑन आर पे यूसी नहीं है। अब ये कैसे हुआ? तो ये थ्योरम बेस्ड चीज है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट लिखे जाते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, यहां पे x इंटू एक्स लिखा गया है, उनमें से दोनों एलिमेंट बाउंडेड होना कंपलसरी हो जाते हैं। अगर वो बाउंडेड नहीं है तब हम इस बारे में नहीं डिस्कशन कर सकते। और एक कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारी लेफ्ट लिमिट माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर तुम लोगों को फाइनाइट वैल्यू दे देती तब भी यूसी बन जाता, बट ये दोनों किसी में कैसी वैल्यू दे रहा है? इन्फिनिटी दे रहा है ना। तो वो एक नेसेसरी कंडीशंस है, बट बाय द वे दिस इज यूसी। अगर एक लिप्टिड कंडीशन आती है, कौन सी आती है? लिप्टिड कंडीशन, अगर वो भी सेटिस्फाई हो जाए उस केस में भी हम इसको लागू करते हैं कि अगर लिप्टिड कंडीशन कहती है कि अगर तुम इसका डेरिवेटिव करते हो, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाता है, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाता है तुम्हारी डोमेन के अंदर, तुम कह सको कि ये यूसी है। तो ये यूसी नहीं बनती, बिकॉज जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया मुझे 2x इसका डेरिवेटिव मिलता है और ऑन आर पे ये इन्फिनिटी शो करेगा। तो ये वो भी कंडीशन को वायलेट कर रहा है, वो हर एक कंडीशन को वायलेट कर रहा है, इसलिए इससे नाइदर एफ और नोर जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूज है। एफ के बारे में तो हम डिस्कशन भी नहीं करते, बिकॉज एफ कंटिन्यूज ही नहीं है। तो जो हम फंक्शन कंटिन्यूज नहीं है वो यूसी के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं जाएगा। बट हाँ, जब हम एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो उन केसेस में आप 2-3 कंडीशन को लगा सकते हो। एक कंडीशन ये होती है कि आप उसमें कोशिश कीजिए कि लिप्टिड फॉर्मूला लगा दीजिए। लिप्टिड कंडीशन होती है कि डेरिवेटिव कीजिए और डेरिवेटिव तुम्हारा बाउंडेड आना चाहिए तुम्हारी डोमेन के अंदर। अगर ऐसा है तो ट्रू है। अब जैसे कि हमें पूछा गया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है, तो अगर तुम लोगों ने काफ़ी बच्चे जो टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, वो अभी सीधे सेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको मैंने सिखाया भी था ये चीज़ कि जब हम एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स के दौरान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास पार्ट बन के आ जाता है। अब इसमें क्या किया जाए सर, क्या किया जाए? तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले डेरिवेटिव निकाला, मुझे मिला 2x प्लस के वाई मिला, हम इसको 0 पुट करते हैं और सिमिलरली डेरिवेटिव वाई भी करते हैं, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया।
अब यहाँ पे मेरे पास जो x की वैल्यू मेरे पास आएगी वो वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे मेरे पास जो x की, जहाँ तो तुम एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर दो सोल्यूशंस हैं, आइए मैं, अगर कोई बच्चा स्मार्ट बिहेव कर सकता है तो यहाँ पे वो मैट्रिक्स बना के भी बता सकता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन ही आएंगे। कि बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, क्या करेंगे वो इसका इन दोनों का मैट्रिक्स बना लेंगे। उनको पता है कि मैट्रिक्स बन गया, एक होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये क्या बन जाएंगे सर, ये बनेंगे यूनिक सोल्यूशन। और होमोजेनियस में यूनिक सोल्यूशन कैसे होते हैं, ट्रिवियल होते हैं। यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 होगा, चेक कर लें, यहाँ पे x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया बेचारे, है ना, ये ऑप्शन तो गलत हो गया पहला लास्ट वाला। अब बात करेंगे डबल डेरिवेटिव पे। जो डबल डेरिवेटिव किया जाता है ना, उसको ए का नाम दिया जाता है। जो डबल डेरिवेटिव क्या है उसका ए का, ए डबल डेरिवेटिव मेरे पास 2 आया, और बी मेरे पास जब मैं निकाला, बी होता है एफ ऑफ एक्स वाई, तो बी मैंने निकाला तो बी मेरे पास बनेगा एक्स और वाई का डेरिवेटिव 1 आ गया, और सी मेरे पास जो बनेगा वो होता है वाई वाई का डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू अगेन 2। तो हम निकालते क्या है, ए सी माइनस के बी स्क्वायर। तो ए सी माइनस के बी स्क्वायर जब निकालना हो तो मिलेगा 4, हाँ -1। तो हम इस पे बात करते हैं, ये ग्रेटर होना चाहिए। अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा देखना है तो ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। अगर वो लेस देन 0 हो जाता है तो वो सैडल पॉइंट की तरफ चला जाता है। बट हमने सिर्फ इस पे ध्यान देना कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर है तो हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद फोकस किया था ए पे, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो बनता है मिनिमा, और लेस देन 0 आती है बनता है मैक्सिमा। ये कंडीशन कैसी आ रही है, 2 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो क्या बनेगा, ये रिलेटिव मिनिमा मिलेगा। बस इतना ही होता है बच्चे, है ना। अब थोड़ा लेंदी तो पार्ट होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही इजी मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो मुश्किल ही क्वेश्चन मिलेंगे, इजी क्वेश्चन मिलते हैं। मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1 पर वाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। लो का डेरिवेटिव किया, अब अंदर का फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, दैट इज 1 + 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 भी यहाँ पे आएगा, है ना, 2 नीचे आएगा, और यहाँ पे आएगा 2y, ठीक है। तो y से y गया कट, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू इनटू इट, है ना। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, क्योंकि उसने बोला डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ वैल्यू पुट की, मुझे मिला 4, 1 + 4 अपॉन नीचे बनेगा 5, कोई 16 + 9 5 बनेगा, और नीचे आएगा हमारे पास -3 है ना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यहाँ पे -3 है, -3/5, ठीक है। और नीचे -3 आ गया, और ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या बन रहा है मेरे पास, ये बन रहा है 5, ये बना 5 अपॉन के 2 से 2 कट के आंसर 1/5 आ गया। थोड़े कैलकुलेशन पार्ट होता है, 2-3 लाइनों में कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसान है, इजीली कर लोगे। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक मुश्किल लगेंगी, अगर क्लियर हो जाएंगे भी चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन gn(x) की बात कर रहा है। अब भाई साहब ये फंक्शन जो है x की वैल्यू अब कोई पुट कर लो, ये फंक्शन 0 को ही जाएगा, ये फंक्शन 0 को जाएगा। और यहाँ पे तो भाई साहब ने हमें दे दिया है कि यहाँ पे ना विस्ट्रास एमन टेस्ट आता है। अगर तुम लोगों ने टेस्ट पढ़े होंगे ना सीरीज में, तो विस्ट्रास एमन टेस्ट आता है, कहता है अगर तुम्हारे पास कोई सीरीज एग्जिस्ट हो जाती है जो इससे बड़ी कन्वर्जेंट है, अगर बड़ी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट ही होगी। और ये बता रहा है कि 1/n(x) आता है, ये भी हमें ये बताता है कि 1/n² आता है, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, दोनों कैसे हो जाएंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, दोनों क्या है, ट्रू हैं। कैसे किया, विस्ट्रास एमन टेस्ट से, ठीक है। वो जाके तुम जाके पढ़ोगे ना, तुम्हें आइडिया होगा कि उस टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट हो जाती है जो बड़ी है एक सीक्वेंस से, और अगर बड़ी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रही है और छोटी वाली ऑटोमेटिक कन्वर्जेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये एमन टेस्ट की बात है, इसे कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन। ये होता है डिरिचलेट फंक्शन, एक्स इज रैशनल पे 1 दे रहा है, इरेशनल पे 0 दे रहा है। अब ये फंक्शन में दिक्कत कहां बच्चों को आती है कि सर ये फंक्शन जंप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे लगा भी आते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ये जंप डिसकंटिन्यूटी का केस नहीं होता, क्योंकि ये आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये कहीं पे भी आपको ये फंक्शन तो दिख रहा है भाई, ये इन्फिनिटी पे ऑसिलेट करता है इस तरह, ये भी तो ऑसिलेट कर रहा है भाई, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा चल रहा है। वो तो चलो ऑसिलेट करता ही है वो, है ना, तो ये भी तो ऑसिलेट ही कर रहा है। ये दोनों सीक्वेंस कैसी हो रही हैं, ये बार बार ऑसिलेट कर रही हैं, ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही, ये ऑसिलेशन का कारण है। ऑसिलेशन का मतलब दोनों कैसे हैं, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूज हैं। सर वो ऑसिलेट कैसा हुआ, क्योंकि एक 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा चला हुआ है।
ध्यान दीजिए, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। मैक्सिमम बच्चों कोडिंग एफ हैज डिसकंटिन्यूटी एंड जी हैज अ इनफाइनाइट या ओसिलेटेड डिसकंटिन्यूटी। ऐसा नहीं, ऐसे गलत मत करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ क्वेश्चन। इसका मुझे आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 16 डाल के डालना, आंसर क्या होगा इसका, ट्राई करना, ठीक है। क्या यूसी है कि नहीं है। बाय द वे दिस इज यूसी, ये पॉइंट वाइज भी है, यूनिफॉर्म भी है, बट आप एक बार ट्राई करना कैसे हुआ ये, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ, एसके मापा रीएनालिसिस। एक बड़ी अच्छी बुक है, आप उसको पढ़िए। उसमें चैप्टर नंबर ओपन कीजिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस 7 नंबर चैप्टर होता है, उसको ओपन कीजिए। उस चैप्टर में आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें हर एक थ्योरम और हर एक थ्योरम को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये वाला जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, क्योंकि ये अगर तुम लोगों ने पेपर में परफॉर्म करना है, लगभग हम ना 17 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और 17 क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप इस चीज़ को समझ जाइए कि इसमें लगातार अभी 20 नंबर की 20 क्वेश्चन लगातार रियल के ही आए हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया कि a इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किस किस बच्चे को इसका थोड़ा सा आइडिया है? अगर किसी को इसका आइडिया है ना तो मुझे बताना। ये क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आता है मेजरेबल थ्योरी पे। किस पे आता है? मेजरेबल थ्योरी पे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखना। अगर तुमसे नहीं हुआ, तुम्हें बोलना कि सर हमसे नहीं क्वेश्चन हुआ है, तो मैं उसको आपको करवाऊंगा। ऑप्शन बताने में अभी बता दूंगा आपको, ऑप्शन बताने में कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन बताना बड़ा आसान है, बस सोचना है इसके बारे में, ठीक है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा इसके बारे में। और ये सबसे अच्छी चीज पता क्या है? ये कितनी थ्योरम आती है। अब कई बच्चों को लगा कि सर शायद आप इसलिए नहीं करवा रहे, आपको आता नहीं होगा, है ना, होता ही है, साइंटिफिक अप्रोच है ये। बट मैं तुम्हें चीज सिखाता हूँ। इसमें एक थ्योरम आती है, कहता है कि फंक्शन इज अ रीमान इंटीग्रल, इफ अ फंक्शन इज अ रीमान इंटीग्रल एवरीवेयर एक्सेप्ट काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर कहता है कि काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी तुम्हें मिल रही है और उसका मेजर 0 आ रहा है, तब भी मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। सर क्या बोला आपने? मैंने कहा कि अगर मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है बट कुछ पॉइंट को छोड़ दिया जाए और कुछ काउंटेबल पॉइंट को छोड़ दिया जाए और वो काउंटेबल पॉइंट का मेजर आउटर मेजर 0 हो, तब मैं कहता हूं कि मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। सर जी इस फंक्शन को दिक्कत कहां पे है? ओनली ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट है कितने? सर वो नेचुरल नंबर के पॉइंट्स हैं, काउंटेबल पॉइंट्स हैं, और उसका आउटर मेजर कितना होता है? सर 0 होता है। ये क्या बन जाएगा? रीमान इंटीग्रल बन जाएगा। और रीमान बन गया तो लेबेग भी बन जाएगा। अब मैं उसे आंसर तुम ले ही लेते हो जैसे नैसे करके, है ना, शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर आंसर तुम ले ही लेते हो मुझसे। डिस्क्रीट फंक्शन, डिस्क्रीट मीट्रिक क्या होता है? किसी को पता होगा? डिस्क्रीट की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं कि डिस्क्रीट फंक्शन जो होता है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर वैल्यू शो करता है फॉर एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई के लिए, और जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता है तब ये 0 शो करता है। और तीसरी होती है ट्रायंगुलर इनक्वालिटी, कि अगर हमारे पास डी कॉमा एक्स वाई लिखा है तो इसके बीच में एक एलिमेंट आ सकता है, इसे कहते हैं ट्रायंगुलर इनक्वालिटी। क्या कहते हैं? अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी स्पेस मीट्रिक बन जाएगा। भाई डिस्क्रीट क्या है? डिस्क्रीट कहता है कि भाई अगर x इज नॉट इक्वल टू वाई देन इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू वाई देन इज इक्वल टू 0, दिस इज कनेक्टेड और नॉट। पहली बात, कॉम्पैक्ट तो भाई नहीं है, दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। क्या ये कनेक्टेड है? अब देखो मैं इसका आंसर बता चला जाऊंगा कि इसको आंसर समझ चाहिए, पर जिन बच्चों को कनेक्टेड के बारे में नहीं पता, जिन बच्चों को कॉम्पैक्ट के बारे में नहीं पता, उन बच्चों को फिलहाल यहाँ पे दिक्कत होगी। यहाँ पे उन बच्चों को दिक्कत होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि एक मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक पेज में पकड़ता हूँ, है ना, एक पेज भी भरा हुआ सारा, ठीक है। जैसे कि मैं एक पेज पकड़ता हूँ, है ना, मेरे पास कोई ओपन पेज ब्लैंक पेज ही नहीं है शायद, है ना। जैसे मेरे पास जस्ट अ मिनट, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अब रिलेट करना है इससे। हाँ, जैसे यही मेरे पास कोई पेज है, क्या मैं इस पेज को कवर कर सकता हूँ? हाँ सर मैं कवर कर सकता हूँ, मतलब ये कॉम्पैक्ट है। क्या मैं इस रूम को कवर कर सकता हूँ? हाँ सर मैं कर सकता हूँ रूम को कवर, है ना। क्या मैं पूरे इस आसमान को कवर कर सकता हूँ? सर नॉट पॉसिबल फॉर मी। किसी के लिए पॉसिबल नहीं पूरे आसमान को कवर कर देना। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
मतलब वो कॉम्पैक्ट नहीं है। जिन चीजों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कॉम्पैक्ट एक छोटे से बॉक्स में ना डाल सकें, वो कॉम्पैक्ट नहीं है। जिनको ना डाल सकें, जो डाल दें वो कॉम्पैक्ट है। अब इसमें पूरा का पूरा रियल नंबर आता है भाई। 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो सबके लिए वैल्यू क्या आ रही है? 1 1 1 आ रही है। तो एक्स कितने हैं? कितने एक्स? इनफाइनाइट एक्स ऐसे हैं सर। तो एक्स इनफाइनाइट को कैसे काउंट करोगे सर आप? आपको तो करोड़ या 2 करोड़ के मिलियन ट्रिलियन के बाद नहीं गिनती आएगी। हम तो नंबर तो बहुत ज्यादा हैं, इतने सारे नंबर से बाद में हमने डिफाइन कर दिया इन्फिनिटी नाम से एक चीज। अब उन सभी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा एक मेट्रिक, एक कंपैक्टनेस में? हाँ, अगर मैं कहता हूं कि 1 से 2 है तो कंपैक्ट है, मैं उसको क्लोज कर सकता हूं। 2 से 3 है, क्लोज कर सकता हूं। इनफाइनाइट कैसे क्लोज करूंगा? इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई में। यस और नो? यस। और खासियत क्या है इसमें आती है माइनस इंफिनिटी से। अब कनेक्टेड क्या चीज है? एवरी ओपन इंटरवल, एवरी क्लोज इंटरवल इज अ कनेक्टेड। बट कनेक्टेड की एक दिक्कत ये होती है कि यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट, यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट, यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट कनेक्टेड नहीं होते। होंगे कब? जब एक सेट दूसरे में जा रहा होगा। अगर ये सेट कनेक्टेड है, ये सेट कनेक्टेड है, हाँ इनकी यूनियन भी कनेक्टेड आएगी। बट अगर ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो इन दोनों की यूनियन कनेक्टेड नहीं होती। और जितने भी इक्वालिटी वाले केस है वो सारे बाहर निकाल दो, निकाल दो बाहर। क्या बनेगा? ओपन टेबल, ओपन टेबल, ओपन टेबल, ओपन टेबल, ऐसे बनेंगे। क्या बनेंगे वो? यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। और ए यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट नीड नॉट बी काउंटेबल। मैं कनेक्टेड, यहां पे मैं कनेक्टेड बोल रहा हूं। यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट्स नीड नॉट बी कनेक्टेड। ठीक है, तो कनेक्टेड वर्ड वहां पे आना था। अब ये वाला क्वेश्चन है, कहता है एक यूक्लिडियन डोमेन है। अब भाई साहब आप चीज को समझना, इसने बोला एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। भाई एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, आर इंटू 1/r इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं पूरा का पूरा रियल नंबर भी यहां पे रख दूंगा ना, तब भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब कॉम्पैक्ट कहां से होगा भाई? कॉम्पैक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। जो बोल रहा है ना कॉम्पैक्ट, वो पहले गलत करो, उसको पहले गलत करो। कॉम्पैक्ट तो कहां से हो सकता है सर? क्या ये कनेक्ट हो सकता है? कनेक्टेड कैसे बनेगा भाई? अगर मैंने इसको नॉट इक्वल टू 0 बनाना है तो इसकी एक ही कंडीशन है कि भाई तुम्हारा एक्स भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और तुम्हारा वाई भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तुम्हारा एक्स बड़ा हो सकता है, तुम्हारा वाई बड़ा हो सकता है, चल जाएगा। तुम्हारा एक्स छोटा हो सकता है, वाई बड़ा हो सकता है, चल जाएगा। तुम्हारा जो एक्स है वो बड़ा हो सकता है, वाई तुम्हारा छोटा हो सकता है, चल जाएगा। दोनों छोटे हो चल जाएगा। मतलब ये कितने हैं? ये सारे के सारे एक ओपन इंटरवल बना रहे हैं मेरे पास। ये सारे के सारे कैसे हैं? ओपन इंटरवल जिसमें 0 नहीं आता, जिसमें एक्स और वाई में 0 नहीं हो सकता। 0 को छोड़ के सब कुछ है। माइनस इन्फिनिटी 0, 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल का। अगर आप ये भी ले लोगे ना कि माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी, ये भी ट्रू कर रहा है उसको कि भाई ये कनेक्टेड, इनकी यूनियन कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज एक दूसरे में कंटेन नहीं कर रहा। एक अलग है, दूसरा अलग है। अभी तो अपन सिर्फ रियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आता है मैट्रिक्स बेस्ड कंसेप्ट। ये टोटली रिजल्ट बेस्ड हैं, टोटली रिजल्ट बेस्ड चीजें, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मैं तो बोलूंगा कि जब हमारे पास कोई भी D1 है, अगर D अपॉन D प्लस 1/d लिखा जाता है, अगर D मीट्रिक है तो D1 भी मीट्रिक होगा। और यहां मिनिमम लिखा ये भी मीट्रिक होगा। अगर यहां मैक्सिमम लिखा होता तो मीट्रिक नहीं होता। ये क्या है? रिजल्ट है। इनको पेपर में प्रूफ थोड़ा ना करना है। जो तुम्हें मैं रिजल्ट लिख के दूंगा, जो तुम्हें रिजल्ट बनाऊंगा, तुम्हें जो PDF मिलेंगी, उन दौरान की बात कर रहा हूं। ये D1 क्या है? मीट्रिक। D2 इज नॉट। D1 एंड D2 बोथ आर मीट्रिक स्पेसेस in this case. I hope you can relate with this. Okay. अब ये वाला फंक्शन आ जाता है। ये फंक्शन सेम एज इट इज वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि हमारा। अब यहाँ पे 2-3 चीजों बच्चों के लिए दिक्कत का कारण क्या बनती है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। जैसे हर बच्चे को पता हो भाई सैंडविच थ्योरम, है ना। सैंडविच थ्योरम जिसको नहीं पता है वो, उनको मैं क्या बोलूँ फिर। सैंडविच थ्योरम में पता है ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। हर बच्चे को पता है फंक्शन कैसा कंटिन्यूस है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये 2 ऑप्शन, क्या ये बाउंडेड वेरिएशन है? बाउंडेड वेरिएशन का मतलब है जहां तो ये बाउंड हो जाए, या तो ये बाउंड हो जाए।
अगर ये बाउंड नहीं हो रहा है तो क्या? तो सर कैसे चेक करते हैं बाउंडेड वेरिएशंस को? बाउंडेड वेरिएशन को चेक करने का दो तरीके होते हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन मोनोटोनिक हो, मेरे पास फंक्शन बाउंडेड हो, मेरे पास फंक्शन या तो लिपजिट को सेटिस्फाई करे, या मेरे पास होता है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव बाउंड कर दे, कोई ना कोई बाउंड वैल्यू दे दे यहां पे बस। और जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे डेफिनेटली तुम्हें बाउंड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, अब ये लेवेग मेजर का क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें फिर बार बार बता रहा हूं, लेवेग मेजर में एक कंडीशन आती है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन को अगर कोई फंक्शन मेजरेबल भी नहीं है, अब एक तो उसने कंडीशन उल्टी दी है। अगर ये इक्वालिटी होता तो मैं नॉन मेजरेबल सेट को फोकस कर सकता था, मतलब उसको मैं निगलेक्ट भी कर सकता था। बट जहां पे इक्वालिटी भी डिस्टर्ब दी हुई है और वो कह रहा है कि एफ बी इज अ लेवेग नॉन मेजरेबल सबसेट, तो याद रखना लेवेग मेजरेबल। अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रल बनाना है ना तो उसको मेजरेबल बनाना पड़ता है पहले। कब? जब इक्वालिटी डिस्टर्ब होती है हमारे पास, जब इक्वालिटी डिस्टर्ब्ड होती है हमारे पास। यहां पे बी इज अ नॉन मेजरेबल सेट ऑलरेडी गिवन दे रखा है तुम लोगों को। इट मींस इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे पास जो एफ होगा वो तो इंटीग्रल नहीं होगा बट मोड एफ होगा। इसके बारे में तुम डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। लेवेग मेजर कई बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साइन 1/x इज इक्वल टू 0, साइन 1/x इज इक्वल टू 0। अगर तुम लोगों को पता है कि काउंटेबल का आउटर मेजर 0 होता है, दिस इज द आउटर मेजर साइन, आउटर मेजर 0 होता है, और इरेशनल का जब हम आउटर मेजर निकालते हैं वो क्या होता है कि जैसे अगर ए से बी का इंटरवल है, अगर मैं इसका आउटर मेजर निकालना चाहता हूं इन द केस ऑफ इरेशनल वो होता है बी माइनस के ए। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। सर जी ये बताओ 1/x इक्वल टू क्या बनेगा? n पाई बनेगा। कितने n आएंगे? सर n जो आएंगे वो इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। अगर वो इंटीजर था वो काउंटेबल हो गए, काउंटेबल तो उसका आउटर मेजर क्या होगा? 0 आएगा, मतलब आउटर मेजर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां पे क्या बनेगा? आउटर मेजर ऑफ c इज इक्वल टू √2 टाइम आउटर मेजर ऑफ a प्लस आउटर मेजर ऑफ √3b। अब हमें पता होना चाहिए कि इसका आउटर मेजर क्या आया? काउंटेबल का आउटर मेजर 0 आता है, यहां बनेगा m, यहां पे आ गया √3। तो b का आउटर मेजर कितना है? 8 माइनस के 6, 8 माइनस के 6 कितना बना? 2 बना सर जी, 2√3 आंसर क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में अवेलेबल है। इसे कहते हैं आउटर मेजर। जब भी हम आउटर मेजर निकाल जाते हैं किसी इरेशनल नंबर का इंटरवल के बीच में, वो माइनस होता है। अगर मेरे पास काउंटेबल सेट बन जाए, अगर मेरे पास काउंटेबल बन जाए तो उसका आउटर मेजर 100% 0 आता है। ये क्वेश्चन तो हर बच्चे को बच्चे की जुबान में होना चाहिए क्वेश्चन कि सर जब भी हम फंक्शन ऑफ सर्वर वेरिएबल की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू mx को पुट किया जाता है। y इज इक्वल टू mx पुट करने से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mx आ गया। हाँ जी, नीचे बना एक्स स्क्वायर, ये बना m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या? mx अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। वैल्यू डिपेंड अपॉन x एंड व्हेन x गोज टू 0 दिस गोज टू 0। अगर ये m पे डिपेंड हो जाता देन गोज टू डज नॉट एग्जिस्ट कंडीशन। ठीक है, अगर आप नोटिस करो 24 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं और 25 वाला भी आ गया। ये 25 के 25 क्वेश्चन कहां से आए हैं? रियल एनालिसिस से। ये मैं कहीं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल नई बात हो रही है। और नई बात के दौरान आपसे बच्ची से बात डिस्कशन कर रहा हूं कि बच्चे आप नोटिस कर लो, लगभग 24 क्वेश्चन हो चुके हैं और इन 24 क्वेश्चन के दौरान अगर आप नोटिस करोगे आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन रियल सेक्शंस के देखे हैं। अब ये कैसे करना होता है तुम्हें भी सिखा देता हूं। सबसे पहले निकाला जाता है ग्रेड ऑफ एफ, ग्रेड। उसके बाद ये जो लिखा होता है ना इसका ए वेक्टर, मैं सिखा रहा हूं तुम्हें आइडिया हो जाए। ग्रेड का मतलब इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या? ई रेज़ पावर वाई प्लस जेड ई रेज़ पावर एक्स, फिर कोमा है, फिर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई होता है। तो एक्स ई रेज़ पावर वाई और ई रेज़ पावर जेड आ गया। ठीक है सर जी। फिर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड होता है, क्या आएगा? वाई ई रेज़ पावर जेड और ई रेज़ पावर एक्स आ गया।
यहाँ क्या दिया गया, यहाँ दिया गया 1/3√5 कोमा 1/√5 एंड 0। ये क्या है, व्हेन वी पुट द वैल्यू 0,0,0 इट बिकम्स से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ का 1/3√5 और ये बनेगा 1/4√5 इंटू 0। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ मुझे क्या मिलेगा, -3√5 प्लस 4√5, मुझे क्या मिला 1/√5। क्वेश्चन कुछ नहीं है बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, बड़े आराम से बड़े प्यार से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अब 25 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आए, रियल एनालिसिस से आए हैं 25 के 25 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं यार ये अगर मेरे पास कोई 2x2 का मैट्रिक्स है रियल एंट्रीज, ये क्वेश्चन ना इतना इतना अच्छा है अगर तुम समझोगे। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम क्या करते हैं कि छोड़ो क्या करना है इस क्वेश्चन में, बट अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में तो टाइम इन्वेस्ट करना है इस क्वेश्चन में। ये तुमसे टाइम मांगता है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि लेट ए हमारे पास कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, तो पॉजिटिव रियल एंट्रीज, पॉजिटिव रियल एंट्रीज मतलब 2 2 4 4 मतलब सारी वाली पॉजिटिव होंगी। लैम्डा दे रखा है, बीटा दे रखा है। अगर तुम लोगों को नहीं कुछ समझ आता है, दिमाग में कुछ नहीं जाता है, मैं आप लोगों को सिंपल चीज बोलूंगा, बहुत सिंपल चीज। आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने मन से एग्जाम्पल ले सकते हो, वो मैटर नहीं करता। बट मैं आपको बोलूंगा आइगन वैल्यू, सीधा आइगन वैल्यू पे जाना, सीधा आइगन वैल्यू पे जाना। सर कैसे, मैं समझा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आइगन वैल्यू पे जाओगे ना बच्चे, तो आइगन वैल्यू तुम्हें थोड़ा आसान बना देंगे। सर कैसे, आइगन वैल्यू इस तरह से आसान बनाते हैं क्योंकि तुम यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखोगे, यहाँ पे सीधे आइगन वैल्यूज लिखोगे। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे आप सीधी आइगन वैल्यूज लिखोगे। फिर जैसे आपने बोला कि यार मेरे पास जो आइगन वैल्यू है वो 1 आ रही है और एक वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, वट, तो यहाँ पे ट्रेस कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3 + 2 5 बनेगा, सीधे आंसर। तो अगर आपने यहाँ पे कोशिश की या नहीं मैं तो भाई ए लूंगा, तो आप फंस जाओगे वहां पे। क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे आइगन वैल्यू पता है ना, तो मुझे पता है कि आइगन वैल्यू से मैं ए मैट्रिक्स बड़े आराम से बना सकता हूँ 1,2 का। जैसे आइगन वैल्यू अगर आप इसका स्क्वायर भी करोगे तो सिंपल स्क्वायर क्या बनेगा इसका, 1,4। यस सुनो, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई, 1,4 लिख दो यहाँ पे, अपने माइंड में रखो ना चीजें। यहाँ पे क्या बनेगी सर, 2 टाइम बन गया, यहाँ पे 2 टाइम क्या बना सर, 2 टाइम बना, 2 × 1,2 आया, वो आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में क्या होगी, 2,2 आइगन वैल्यूज है मेरे पास। तो आइगन वैल्यू सम करो ना सारा, 5 बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरे बनेगा 4 + 4 8 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या बना, 50 मिला। एक 50 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, तो आंसर क्या बना, बी ऑप्शन। ऐसे बच्चे जब तक तुम चीजों को सोचोगे नहीं तब तक क्योंकि अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड सोचूंगा तो ये बहुत लेंदी जाएगा मेरे पास, ये हो ही नहीं सकता हमारे से जल्दी। जल्दी कैसे होगा, ये जल्दी तब होगा जब मैं इस केस में आइगन वैल्यू के तरीके सोचूंगा कि भाई अगर मेरे पास कोई आइगन वैल्यू λ1 और λ2 मेरे पास 2 आइगन वैल्यू, मुझे पता है कि जब आइगन वैल्यू मेरे पास आ सकती है तो उस मैट्रिक्स को मैं सीधा ही आइगन वैल्यू में लिख देता हूं। कोई भी अगर आइगन वैल्यू आ जाती है तो मैट्रिक्स λ1 λ2 किसी भी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगा जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ऐसी आ रही है। तो मुझे सिंपली आइगन वैल्यू फोकस करना होता है। आइगन वैल्यू जैसे मेरे यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या बनी, 1,4 मिली, यहाँ क्या मिली 1,2, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा बाद में। तो ऐसे आराम से, क्योंकि आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, आइगन वैल्यू का स्क्वायर करना आसान है, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं मैं। अब हमें बोला कि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर जा रहे हैं, लैम्डा अल्फा बीटा दिया है, और ये क्या क्या होना, लीनियर ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल लीनियर तो भाई बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओरिजिन प्रिजर्व भी कर देगा ये। क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म मतलब होता है 1 1 एंड ऑन 2। सर सेम पे सेम जा रही है, आपने सिखाया था कि जब सेम पे सेम जाती हैं तो उसकी आइसोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 डिसाइड करता है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा तब वो बन जाएगा बच्चा जी 1 1 एंड ऑन 2। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा नोट 1 1 एंड ऑन 2। ये क्या बनेगा सर, ए बी, हाँ जी, सी डी, हाँ जी। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए सर, किसके लिए, आइसोमॉर्फिज्म के लिए। क्या बनेगा ये, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल 0 आइसोमॉर्फिज्म के लिए। ये वाला गलत हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंदी होते हैं, हाँ नो डाउट, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी पार्ट तो आपको करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, बट मैं आपको सिखा दूंगा, है ना, आपके लिए बैठा हूँ मैं। आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी पड़ती है पहले,
क्या पढ़ना है, जो आप ये पकड़ते हो ना सबसे पहले तो इनको पकड़ना होता है, ये तो बेसिस, ठीक है। इसी बेसिस से हम इमेज की बेसिस बनाते हैं जिसके बारे में उसने पूछा होता है। तो हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाएगी, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ 1,1 और बी कोमा इज इक्वल 2,1 -1। मैंने ये वाले पकड़े हैं, ये दो पकड़े हैं। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। क्या बनेगा, a प्लस 2b और a माइनस के b इज इक्वल टू एक्स कोमा माइनस के वाई। यहाँ पे मैंने a प्लस 2b किया, मेरे पास बना x, a माइनस b किया, मेरे पास बना हमारे पास y। मैंने माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, कट गया, 3b बन गया इज इक्वल टू एक्स माइनस के वाई बन गया। और b की वैल्यू मेरे पास बन गई एक्स माइनस के वाई अपॉन के 3। ये किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर ये b की वैल्यू आ गई तो अब मेरे पास बात आती है फर्दर केसेस की। या फर्दर की क्या बात करूं मैं, है ना। फर्दर कैसे निकाला, a कैसे निकाला जाए, तो a निकालना मुश्किल बात तो है नहीं। अगर हमारे पास a आ गया तो हम b आ गया तो a भी निकाल लेंगे। क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 3। ये क्या बनेगा, 3y प्लस के एक्स माइनस के वाई अपॉन 3। क्या बना, 2y प्लस के एक्स अपॉन 3। अब a और v की वैल्यू पुट कर दी, वहां पुट कर दीजिए। एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, हाँ जी, a की वैल्यू क्या आई सर, x प्लस 2y अपॉन 3 आई। मैं कहा ठीक है, और नोटिस करो तभी 3 नीचे लिखा हुआ है 1,1 और प्लस v की वैल्यू आई x माइनस के y अपॉन के 3 इज इक्वल टू 2 माइनस के 1। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जी। L लगाओ, L लगेगा, L लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। अब L11 की वैल्यू दे रखी है सर, L11 की वैल्यू तो दे रखी है, तो LXY किसके इक्वल आएगा, 2x प्लस 2y अपॉन 3। L11 की वैल्यू 1,4 दे रखी है और x माइनस वाई अपॉन के 3। तो L21 की वैल्यू -2,3 दे रखी है। x वाला पॉइंट अपने साइड रखो तो क्या बनेगा, x प्लस 2y अपॉन के 3। यहाँ पे माइनस टाइम, हाँ जी, 2x माइनस के y अपॉन के 3 पहला वाला पार्ट। दूसरा क्या बनेगा, 4 टाइम मतलब 4x प्लस 8y अपॉन 3 प्लस 3x माइनस 3y। ये मेरे पास बन के आया है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको थोड़ा सॉल्व करने के बाद पता लग जाएगा। x प्लस 2y माइनस के 2x प्लस के 2y कोमा, ये क्या बनेगा, 7x प्लस 5y अपॉन के 3। ये टोटल वैल्यू हमारे पास 3,1 निकालना है। आप 3,1 निकालिए, आपको बड़े आराम से वैल्यू देखने को मिल जाएंगी। यहाँ बनेगा -x प्लस 4y अपॉन 3 और 7x प्लस 5y अपॉन 3। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली 3,-1। जब आप यहाँ पे 3,-1 वैल्यू पुट करोगे, यहाँ आपको 4 माइनस 7/3 आएगा, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, माइनस के 4 है तो माइनस के 4 और माइनस के 3/3 माइनस के 7/3 आ गया। क्वेश्चन खत्म ना बच्चे, नहीं होता क्वेश्चन में। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ux आपको दे रखा है, डी ऑफ एफ डेरिवेटिव की बात कर रहा है। यहाँ पे डी स्क्वायर की बात, मतलब डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा है। कहता अगर हमारे पास कोई ux दिया गया है दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या बनेगा, इसकी आइगन वैल्यूज की बात की, डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका। एक डेरिवेटिव क्या मिला, 4 टाइम ऑफ कॉस 4x, डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, माइनस के 16 साइन 4x। हाँ जी सर, -16 आइगन वैल्यू कहाँ दिया है, -16। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, इसकी निकालना, इसका भी नेगेटिव आएगा। कैसे, u ऑफ कोस एक्स, v ऑफ कोस एक्स दिया हुआ है 3x, डेरिवेटिव करेंगे इसका तो क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन 3x इंटू 3, और फिर डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा मुझे, माइनस के 9 साइन 3x। तो क्या आंसर आ गया इसका, -9 और -16। ये तो सिंपल डिपेंड करता है किस पे, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चे, ये डिपेंड करता है हमारे पास रैंक पे। अगर आपका रैंक जो है वो रैंक आपके पास 2 आ जाता है तो इसका रो स्पेस जो बन जाएगा वो 2 बन जाएगा बच्चे। कॉलम स्पेस 3 आने का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। रैंक 3 आने का मतलब क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। फुल रैंक मैट्रिक्स की वो बात कर रहे हैं। तो फटाफट इसको निकाल लेते हैं हम। 3 -1 2, मैंने इसको 2 से, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। यहाँ बना 0, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई 9, यहाँ 2 से किया माइनस किया गया 5। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 7 से, तो 21 0 बना। यहाँ पे बना 3, यहाँ बना 7, 10 ऐड किया -10 हो गया।
यहाँ पे 3 24 माइनस 14 लेस 10 अगेन बन गया, तो ये कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा हमारे 3 -1 2 0 5 5 0 0 0। तो रैंक कितनी आ रहा है, तो रैंक 2 आ रहा है, तो आंसर क्या बना, रो स्पेस इज 2 डायमेंशनल। ये क्वेश्चन आप लोगों पे, आप इसको इसकी आइगन वैल्यू निकालिए और आंसर पा लीजिए। मैं आइगन वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ। आइगन वैल्यू निकालने देखो, लैम्डा स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप यहाँ से आइगन वैल्यू निकालिए, आपको बड़े आराम से मैं दिखाता हूँ। लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 प्लस के 5 डिटर्मिनेंट बनेगा, यही बनेगा, हाँ प्लस के 5 बनेगा, तो ये बनेगा लैम्डा। यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू आएंगे, आइगन में 3,2 आइगन वैल्यू मेरे पास, हाँ जस्ट वेट 5 है ना डिटर्मिनेंट, हाँ तो यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेंगे आपको। यहाँ पे इसको हम आप ऐसा लिख सकते ए स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए प्लस 5 आई इज इक्वल टू 0। हाँ आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बन गई है ना, एवरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेटिस्फाई इट्स ओन पोलिनोमियल, तो सेटिस्फाई कर दी। अब यहाँ से आप हर एक वैल्यू ए क्यूब से अब ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको a6 की वैल्यू आप वहां पुट कर दोगे, फिर इस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है उसने, हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कहता है ए आपको दे रखा है 7346, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। अब मैटर करता है कि आप लोगों को मैं समझाऊं कुछ, क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ये आपको समझ होना चाहिए कि अब हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाती हैं तो उसके बाद आइगन वेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है कि ए वी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ वी। यहाँ पे ये लैम्डा क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है, वी होता है आइगन वेक्टर। यहाँ पे एक्स और वाई आइगन वेक्टर आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। यही चीज किसको बता रही है, ये आइगन वैल्यू को डोनेट कर रही है। ये वैल्यू किसको डोनेट कर रही है, आइगन वैल्यू को डोनेट कर रही है। मतलब मेरे पास मैट्रिक्स में जो बनेगा ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा हमारे पास किसके 3 0 0 10 के इक्वल बनेगा। इसका और इसका बिहेवियर दोनों का सेम है, ऐड करके दे लो ट्रेस हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रेस 13 बन रहा है, यहां पे 13 ही बन रहा है। मल्टीप्लाई करके 42 माइनस के 12 30 आता है डिटर्मिनेंट, इसका भी कितना आ रहा है 30 डिटर्मिनेंट आ रहा है। तो पेपर में इस तरह से अप्रोच किया जाता है चीजों को। b क्या है, b इज इक्वल टू 3a प्लस 4i, सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या बन जाएगा 9 0 0 30 प्लस 4 0 0 4, क्या बनेगा 13 0 0 34। आइगन वैल्यू क्या बनेगी b की 13 और 34, क्या बनेगा आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग अलग आ रही है दोनों, हाँ जी आ रही हैं आइगन 13, हाँ जी बिल्कुल ये होगा। कहता है जो आइगन वैल्यू आई हैं 34 वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग, सर वो y की कॉरस्पॉन्डिंग है, इसने किसके दिए हैं x के, गलत हो गया। ऐसे करते हैं बच्चे, कितना टाइम लगता है आप मुझे खुद बताओ, कितना टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में। बट यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा, तब जाके आप इन चीजों को समझ सकते हो। अब आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसके नेक्स्ट भी आपको एक वीडियो मिलेगी जो क्वेश्चंस के बेस्ड होगी। और याद रखना, आप लोगों को जो भी इंटरेस्टेड हैं कोर्सेज के लिए, जो चाहते हैं कि वो मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि 20 तारीख से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है सेट का। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या आप सपना रखते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो प्लीज़ इसको टेस्ट क्वालिफाई कीजिए और साथ साथ में आपकी नेट की तैयारी भी हो जाएगी। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।